गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमटीपी एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एमटीपी एक्ट क्या है, ये कब आया था, तथा कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन थे जिसके कारण एमटीपी एक्ट लागू करना पड़ा, तथा इस टाइप के अबॉर्शन को कौन परफॉर्म कर सकता है और इसके लिए क्या क्या मेथड यूज होते हैं, यानी कि जो अबॉर्शन कर रहे हैं वो कौन कौन से मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एमटीपी एक्ट के बारे में कि एमटीपी एक्ट क्या है। तो एमटीपी एक्ट के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज़ नोन एज इंड्यूस अबॉर्शन, यानी कि जो एमटीपी एक्ट है इसको इंड्यूस अबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो एमटीपी एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? एमटीपी एक्ट को इंड्यूस अबॉर्शन या लीगल अबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो डिलिब्रेट एंड लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी either medical and surgical method before the viability of the fetus is called induction of abortion। यानी कि डेलिब्रेट यानी योजनाबद्ध तरीके से और कानूनी रूप से हम किसी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर रहे हैं, किसके द्वारा? मेडिकल और सर्जिकल मेथड के द्वारा। कब? बिफोर द वायबिलिटी ऑफ द फीटस, यानी कि फीटस की वायबिलिटी से पहले। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाती है। यानी कि हम कानूनी रूप से किसी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर रहे हो मेडिकल और सर्जिकल मेथड के द्वारा, जो फीटस है उसकी वायबिलिटी से पहले, तो वो कंडीशन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाती है। तो अगर फीटस की वायबिलिटी की बात करें तो फीटस की वायबिलिटी आफ्टर 22 वीक्स स्टार्ट हो जाती है। तो हम जितने भी जो अबॉर्शन है वो बिफोर 22 वीक्स कर सकते हैं। तो जो फीटस की वायबिलिटी कब स्टार्ट हो जाती है? 22 वीक्स के बाद फीटस की वायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जितने भी जो अबॉर्शन होते हैं लीगल या इनलीगल वो 22 वीक्स के पहले होते हैं। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट प्रेजेंट बाय मिस्टर शांतिलाल शाह, यानी कि जो एमटीपी एक्ट से जो संबंधित जो रिपोर्ट थी वो सबसे पहले किसके द्वारा पेश की गई थी? वो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर थे मिस्टर शांतिलाल शाह। तो मिस्टर शांतिलाल शाह के द्वारा सबसे पहले एमटीपी एक्ट से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई थी। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो एमटीपी एक्ट वाज पास्ड पार्लियामेंट इन 10 अगस्त 1971, यानी कि जो एमटीपी एक्ट है वो पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? वो 10 अगस्त 1971 को पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था। तो एमटीपी एक्ट 10 अगस्त 1971 को पार्लियामेंट में पेश हुआ था या पास हुआ था। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो एमटीपी एक्ट कम इनटू इफेक्ट 1 अप्रैल 1972, यानी कि जो एमटीपी एक्ट है वो कब इफेक्ट में आया था या वो कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1972 से वो लागू हुआ था, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट हुआ था। तो एमटीपी एक्ट 1 अप्रैल 1972 से काम करना स्टार्ट हो गया था। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इट इज़ रिवाइज्ड इन 1975, यानी कि जो एमटीपी एक्ट है वो फिर से रिवाइज कब हुआ था? वो 1975 के अंदर फिर से रिवाइज हुआ था, यानी कि उसमें जो जो कमियां थी वो फिर से उसमें ऐड की गई थी। अंतिम पॉइंट की अगर बात करें तो एमटीपी एक्ट परमिट अबॉर्शन अप टू 12 to 20 वीक्स, यानी कि हम एमटीपी एक्ट के अंदर कितने वीक तक अबॉर्शन कर सकते हैं? 12 से 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बीच ही हम अबॉर्शन कर सकते हैं। तो 12 से 20 वीक्स के जो बीच जो प्रेगनेंसी है उस टाइम पे हम एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसके डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं इंडिकेशन या कंडीशन ऑफ एमटीपी एक्ट, यानी कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन या ऐसी कंडीशन आन पड़ी थी जिसके द्वारा हमको एमटीपी एक्ट लागू करना पड़ा था। तो अगर इंडिकेशन के फर्स्ट पॉइंट की बात करें मैटरनल कोज, यानी कि मदर्स के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके कारण हम जो एमटीपी एक्ट है उसके तहत अबॉर्शन कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से कोजेज या कंडीशन है? तो रिस्क ऑफ मदर लाइफ, यानी कि अगर उस प्रेगनेंसी से संबंधित मदर की लाइफ को खतरा है तो उस कंडीशन में हम एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन कर सकते हैं। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें मेंटली इल मदर, यानी कि जो मदर है वो मेंटली इल है तो उस कंडीशन में भी हम अबॉर्शन कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें सीरियस हार्ट एंड एनी डेंजरस डिजीज, यानी कि जो मदर के अंदर कुछ हार्ट से संबंधित सीरियस डिजीज है या फिर कोई भी ऐसी डेंजरस डिजीज, यानी कि जैसे कि जो रूबेला इन्फेक्शियस डिजीज होती है, तो इस टाइप की अगर कोई डेंजरस डिजीज है तो उस कंडीशन में भी हम जो एमटीपी एक्ट है उसके तहत अबॉर्शन कर सकते हैं।
तो ये तो बात हुई मैटरनल कोज की। अब बात करते हैं फीटस कोज के बारे में कि फीटस के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम अबॉर्शन कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो माल प्रेजेंटेशन, यानी कि जो उसकी जो डिलीवरी है, जो फीटस है वो कैसा है, वो माल प्रेजेंटेशन के रूप में है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, एबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन में भी हम एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन कर सकते हैं। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो मेंटली एंड फिजिकली एबनॉर्मलिटीज, यानी कि जो फीटस है उसके अंदर अगर मेंटली और फिजिकली एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही हो तो उस कंडीशन में भी हम अबॉर्शन कर सकते हैं। या फिर सीवियर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिल रही है, उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में भी हम एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, यानी कि अगर जो फैमिली है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर पुअर है तो उस कंडीशन में भी हम अबॉर्शन कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें ह्यूमैनिटेरियन, तो ह्यूमैनिटेरियन में कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अबॉर्शन कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी इज़ द रिजल्ट ऑफ द रेप, यानी कि किसी फीमेल के रेप हुआ है और उस रेप के कारण उसको प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हम एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि जो कपल जिसने कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज किया है और उन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के फेल के कारण उनको अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है तो उस कंडीशन में भी हम अबॉर्शन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इंडिकेशन की कि इन इंडिकेशन या कंडीशन के द्वारा हम एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो एमटीपी एक्ट के तहत उस अबॉर्शन को कर सकता है। तो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड बी परफॉर्म एमटीपी, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी एक्ट के तहत उन अबॉर्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो एमटीपी एक्ट के तहत उन अबॉर्शन को कौन परफॉर्म कर सकता है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है वो उन अबॉर्शनों को कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जिसके कारण वो उन अबॉर्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो असेस 25 केसेज ऑफ एमटीपी, यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसने 25 केसेज जो एमटीपी के हैं उनको अगर असेस किया है तो वो जो एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन कर सकता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो 6 मंथ हाउस सर्जन डिप्लोमा, यानी कि उसके पास 6 महीने का हाउस सर्जन का डिप्लोमा होना चाहिए जिसके कारण ही वो अबॉर्शन कर सकता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ऑप्स एंड गायनिक डिप्लोमा, यदि उसके पास ऑप्स और गायनिक से संबंधित कोई डिप्लोमा है तो वो उन अबॉर्शनों को परफॉर्म कर सकता है। चौथे पॉइंट की अगर बात करें इन 12 वीक वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड परफॉर्म एमटीपी, यानी कि अगर 12 वीक के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो रही है, 12 वीक पर प्रेगनेंसी है और उस समय हम उसको अगर अबॉर्शन करना है तो उसमें एक ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो 12 वीक पे कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है, 12 वीक पर एक ही जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी ज़रूरत पड़ती है। और इन 20 वीक यदि 20 वीक के अंदर हमको अबॉर्शन करना है या प्रेगनेंसी 20 वीक की हो गई है और उस टाइम पे अबॉर्शन करना है तो उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उस समय कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है, उस समय हमको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो 12 वीक पर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है और 20 वीक पर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। अब बात करते हैं पहले इसके बारे में कि हम कहाँ पर जो अबॉर्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर पहले इसकी बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हम ज़्यादातर जो केसेज हैं उनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही हम अबॉर्शन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि ज़्यादातर केसों में हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही जो अबॉर्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो पैलेस हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर पर्पज ऑफ एमटीपी एक्ट, यानी कि ऐसे पैलेस या हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव हैं किसके लिए, एमटीपी एक्ट के लिए, तो उस जगह पर भी हम एमटीपी एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई पहले इसकी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड के द्वारा हम अबॉर्शन कर सकते हैं, कि अबॉर्शन के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं। तो अगर 12 वीक के अंदर हम अबॉर्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 मेथड यूज में लेने होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फार्मेकोलॉजिकल और दूसरा होता है सर्जिकल। अब अगर फार्मेकोलॉजिकल मेथड की बात करें तो फार्मेकोलॉजिकल मेथड के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है,
प्रिस्टोन जो कि ओरली दी जाती है। दूसरी ड्रग्स की अगर बात करें मीजोप्रेस्टोल जो कि वेजाइनली दी जाती है। तीसरे अगर ड्रग्स की बात करें मेथोट्रेक्सेट जिसको कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और अगर चौथे ड्रग्स की बात करें तो टेमोक्सिफेन को ओरली दिया जाता है। तो फार्मेकोलॉजिकल मेथड जो होता है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, उनमें मेफिप्रिस्टोन, मीजोप्रिस्टोल और मेथोट्रेक्सेट और टेमोक्सिफेन ड्रग्स दी जाती है। अब अगर सर्जिकल मेथड की बात करें तो सर्जिकल मेथड में कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, DNC वाला जो मेथड होता है यानी डायलेशन और कार्ट्रिज वाला मेथड, या फिर सक्शन इवैक्यूएशन यानी कि जो कंटेंट है उसको एस्पिरेट किया जाता है, या फिर जो मैनुअल एस्पिरेट है। इन सर्जिकल मेथड के द्वारा हम जो अबॉर्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई 12 वीक की। अब बात करते हैं 20 वीक पर अगर हम जो अबॉर्शन है वो कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। तो फार्मेकोलॉजिकल मेथड की अगर फर्स्ट उसकी बात करें ड्रग्स की तो प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी कि अगर 20 वीक पे कर रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स देनी है। प्रोस्टाग्लैंडिन का अगर एग्जांपल देखें तो मीजोप्रेस्टोल और कार्बोप्रोस्ट, तो मीजोप्रेस्टोल और कार्बोप्रोस्ट देते हैं। दूसरे ड्रग्स की अगर बात करें तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप, यानी कि IV लाइन के द्वारा हम ऑक्सीटोसिन जो सब्सटेंस है या ऑक्सीटोसिन उसको प्रोवाइड देते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो हाइपर ऑस्मोलरिटी वाली ड्रग्स क्या करती है, ये एमनियोटिक फ्लूइड इनस्टिलेशन का कार्य करती है। तो फार्मेकोलॉजिकल में हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन से संबंधित या ऑक्सीटोसिन या फिर हाइपर ऑस्मोलरिटी वाली ड्रग्स देते हैं। तो ये तो बात हुई फार्मेकोलॉजिकल मेथड की। अब बात करते हैं सर्जिकल मेथड की कि कौन कौन से सर्जिकल मेथड 20 वीक्स पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो हिस्टेरोटोमी के अंदर क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर ओपनिंग करके उन जो कंटेंट है उसको इवैक्यूएट या बाहर निकाला जाता है। तो ये तो बात है हिस्टेरेक्टोमी की। और दूसरा सर्जिकल मेथड कौन सा होता है, सक्शन इवैक्यूएशन के द्वारा जो कंटेंट है उनको बाहर की ओर निकाला जाता है या एस्पिरेट किया जाता है। तो सर्जिकल मेथड के अंदर हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, पहला होता है हिस्टेरेक्टोमी और दूसरा होता है सक्शन इवैक्यूएशन। और सर्जिकल मेथड के साथ ही आपका जो MTP एक्ट है ये समाप्त हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।